अस्सलाम वालेकुम अहबाब, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अंदाज़े नजम के एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर मैं जिए नजम। और आज जो हमारे मेहमान हैं, बल्कि आज हमारी जो मेहमान हैं डाइटिशन हैं, और आप इनको बहुत से चैनल्स के ऊपर देखते हैं और बहुत से तिब्बी फ़वाइद जो हैं हमें बताती हैं डाइट के हवाले से। तो आइए इनसे बात करते हैं। डॉक्टर मरियम अज़ीज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, स्टार्ट में हमारा एक प्रोफाइल इंट्रोडक्शन होता है कि जो भी हमारे मेहमान हैं वो अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन खुद से देते हैं, उनकी जो काम है, उनकी जो सारी स्ट्रगल है उसके बारे में। तो ठीक है। आप अपने बारे में थोड़ा सा। तो मैं एक डाइटिशियन हूँ एंड मैंने जो है वो 5 इयर्स की डिग्री की है डाइटिशियन में। और मैं आजकल जो है वो अगर मैं अपने वर्क का बताऊँ तो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रही हूँ, वंडर वुमेन के नाम से। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ज़्यादातर डील करती है फीमेल हार्मोन्स में, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में या वर्ल्ड वाइड भी आपने सुना होगा कि ब्रॉयलर या फिर दूध में स्टेरॉइड्स वगैरह बहुत यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से औरतों को ख़ास तौर पे हार्मोन्स के बहुत इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। तो हमने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो कि वुमेन के ऊपर स्पेसिफिकली जो है ना वो काम करती है। और आजकल जो है बस हम लगे हुए हैं, एक ऐप बना रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि आपको भी ना फिजिकली किसी भी डॉक्टर के पास या डाइटिशियन के पास जाना नहीं पड़ेगा। ठीक आप वो है। ऐप खोलेंगे, आप अपने सारे उसमें देंगे, मेजरमेंट्स वगैरह देंगे, आप अपना मसला बताएंगे और वो आपको ऐप जो है वो जनरेट करके दे देगी एक ऐसा डाइट प्लान जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। और उसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप जो है वो फिर भी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है और आप चाह रहे हैं कि मैं बात करूं किसी डॉक्टर से या डाइटिशियन से, तो आप वो कर सकते हैं। हमारे वहाँ पे राब्ता के नंबर भी मौजूद हो गए, आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और वहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम लगे हुए हैं, इंशाल्लाह वो जल्दी मार्केट में आ जाएगी। अच्छा, स्टार्ट में मैं ये भी कहूँगा आपके एक दो चैनल्स भी हैं जिसके ऊपर आप लोगों को आगाही देती हैं, तो वो भी साथ मेंशन कर दे ताकि जो हमारी स्पोर्ट कास्ट के तवज्जो से आपको देखने वाले हैं वो आपको वहाँ पे सब्सक्राइब और फॉलो भी कर लें। बिल्कुल, मेरा एक अपना जो है वो पर्सनल चैनल है डाइटिशियन मरियम के नाम से। और वहाँ पे मैं ज़्यादातर बताती हूँ जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं आजकल जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, जैसे डिहाइड्रेशन के ऊपर, या अगर बहुत ज़्यादा मर्दों में ये चीज़ होती है यूरिक एसिड का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे बताती हूँ। और एक मेरी दो दोस्तें हैं, उनके साथ मेरा एक पॉडकास्ट का चैनल है टेल टेल्स विद डाइटिशियन के नाम से। सही। और वहाँ पे हम ज़्यादातर उन टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं जो आम आवाम को नहीं पता। जैसे अगर हम कोई फ्रूट खा रहे हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसानात होंगे, हमें कितना खाना चाहिए, किस टाइम पे खाना चाहिए। तो वो सारा कुछ ज़रा ना हम मज़े के साथ डिस्कस करते हैं, तो वो एक अच्छा इंजॉयबल टॉपिक हो जाता है। अच्छा, इसी से मुझे एक याद आया कि ये हालिया दिनों में एक पहले एक तरबूज का शोशा चल रहा था, और कि जनाब वो टीके शीके लगाते हैं और उससे जो है वो तरबूज लाल हो जाता है और मसनूई तौर पर उसको जो है वो बनाते हैं। इसके अलावा आज वो अभी जो है वो शोर थमा नहीं है, और अभी एक जो है आम के ऊपर भी जी नई रिसर्च आ गई कि आम को भी जो है वो तरीके से जो है वो पकाते हैं या इस तरह। तो अच्छा। पहले ये बताइएगा कि ये जो गैर या हम मसनूई तरीके से हम कहें, इस तरीके से कोई चीज़ या फल हम तैयार करते हैं तो उससे क्या नुकसानात हो सकते हैं और क्या क्या जो है हमें मसाइल हो सकते हैं? अच्छा, पहले तो जिसने ये खबर मार्केट में फैलाई है ना, मैं तो उसको पूछना चाहती हूँ कि ये कैसे हो सकता है, मुझे करके दिखाएं ये चीज़। जैसे मतलब एक फ्रूट है ना, उसके अंदर जैसे एक इंसान है, उसके अंदर शरेयाने हैं। तो अगर हम कोई इंजेक्शन लगाते हैं तो वो दिल के होते हुए सारे बॉडी में फैल जाता है। तो वो इंसान का तो मैं मान सकती हूँ, लेकिन फ्रूट को कैसे लगाएंगे आप? तो ये बिल्कुल एक गलत बात है। पता नहीं किसने ये बात फैला दी और सारी अवाम वो टीके लगा लगा के देख रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब ख़ास तौर पे जो जितने भी पानी वाले फ्रूट्स हैं उनका ये है कि अगर आप कहीं पे कलर वाला इंजेक्शन लगाते भी हैं तो वो सिर्फ उस उतने हिस्से पे ही रहता है, वो पूरी उसमें नहीं फैल जाता। तो ठीक है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो वो मतलब पता नहीं अब किसने कह दिया है। और आम का तो है ऐसे कि एक केमिकल होता है, उसमें हम अगर कच्चा आम रखें तो उसको 5 से 10 दिन लगते हैं और वो जो है वो एक आम तैयार फॉर्म में जो है ना वो हमें मिल जाता है। बस यही होता है कि वो ऊपर से पीला हो जाता है लेकिन अंदर से वो खट्टे का खट्टा ही रहता है, क्योंकि वो उसको पकाता नहीं है, बस उसका कलर जो है ना वो चेंज कर देता है, थोड़ा ठीक जल्दी है। कलर चेंज कर देता है। तो उसके अगर मैं नुकसानात की बात करूँ तो यही है कि हम ऑब्वियसली केमिकल्स खा रहे हैं, जितना भी यूज़ हो रहा होगा या तो वो कोई उसका साइड इफेक्ट होगा, कोई बैड इफेक्ट होगा, या तो वो यूरिया होगा या कोई नाइट्रोजनस कंपाउंड होगा उसके अंदर।
तो उसकी वजह से फिर ऑब्वियसली यही होगा कि आपके सबसे पहले, क्योंकि हमारी बॉडी में जाके सबसे पहले तो मैदे ने उसको जो है वो ये कहते हैं ना अब्जॉर्ब करना है, तो वो सबसे पहले तो उसको सहना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारा ब्लड फिल्टर करना है हमारे जिगर ने, तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसानात होंगे तो वो हमारे जिगर को होंगे, हमारी किडनीज को होंगी, जिसने ब्लड फिल्टर करना है। तो अगर ऐसे मार्केट में आ भी रहे हैं तो मैं तो कहती हूँ कि वक्त से पहले जो चीज़ आ रही है, जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी आम का मौसम नहीं आया लेकिन मार्केट में आम आ चुका है, तो बिल्कुल वो ऐसे ही। ऑब्वियसली इसी तरह ही होगा। तो वो हमें खुद भी सोचना चाहिए कि इतनी जल्दी सीजनल फल कैसे आ सकता है। तो जब उसका सीज़न पूरा पीक पे आ जाए तब वो आप लें, ताकि वो आपके लिए भी एक जो है ना वो देखना मुश्किल ना हो कि ये कैसे पका होगा और ये किस तरह होगा। और अभी तो महंगा भी बड़ा होगा। जी बिल्कुल, एक तो वो पका भी उस तरीके से रहे हैं, फिर वो महंगा करके भी बेच रहे हैं, तो एक ये भी चीज़ है। और ख़ास तौर पे गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं इसकी वजह से। बहुत सारे लोगों को जो है ना वो गले की शिकायत हो रही है, थायराइड का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली आपका गला बहुत ज़्यादा पक जाता है वो केमिकल्स की वजह से ही। तो मैं यही कहूँगी टाइम से पहले ना खाएं, ज़रा सब्र कर लें 2-3 दिन, कोई और फल खा लें जब तक कि वो नहीं आता मार्केट में। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा जो एक आजकल कहर बरसाना शुरू कर दिया है, मौसम बहुत शदीद हो गया, सर्दियाँ आई बहुत शदीद आई हैं, अभी गर्मी आई है तो बहुत ज़्यादा शदीद आई है। तो ये जो हीट वेव का जो है आजकल ख़दशा रहता है, मतलब कई लोगों को हो भी गई है। तो एक तो इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए, और ख़ास तौर पर ग़िज़ा में क्या चीज़ लेनी चाहिए जिससे इसके असरात से जो है वो निपटा जा सके। मैं अभी वैसे भी ना बड़े ज़्यादा मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे इस बारे में, तो अपने चैनल पे भी ये इसी बारे में वीडियो बना के आई हूँ। आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और बहुत सारे लोग इस वजह से बीमार भी हो रहे हैं, बेहोश हो जाते हैं, और मतलब जिसको आम ज़बान में कहते हैं ना कि लू लग जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो इसमें तो ये है कि पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप दोपहर का जब पीक होता है, जैसे 12 बजे से 4 बजे तक आप घर से ना निकलें। अगर आपको बहुत ज़रूरी कोई काम है, बहुत ज़रूरी कहीं जाना है, तो तब आप जाएं, और तब भी इस तरह के गीला तौलिया या गीला कपड़ा अपने सर पे रख के गर्दन पे लपेट के जाएं, ताकि एक वो जो गर्मी है ना उससे बचा जा सके। एक बड़ी आसान सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि जो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम टेम्परेचर चेक करते हैं, जब हमें बुखार होता है, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है 38 डिग्रीज, ठीक है, और बाहर आप देखें कि टेम्परेचर है 45 डिग्रीज। तो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन 1, 2, 3 डिग्रीज, अब 6, 7 डिग्रीज तो नहीं बर्दाश्त कर सकता। फिर एंड पे यही होता है कि या तो हमारा बीपी लो हो जाता है, शुगर लो हो जाएगी, या फिर जो है ना वो हम कहीं चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो उसके लिए फिर यही है कि आप ज़रा अपना एहतियात यही करें कि घर से ना निकलें या गीला तौलिया वगैरह ना लेके। तो डाइट कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए जो इस हीट वेव को जो है उसके असरात को कम से कम करे? डाइट में ना मैं कहती हूँ कि जो पाकिस्तानी मशरूबात है ना वो बहुत अच्छी हैं। जैसे हमारे पास सरदाई है, जैसे हमारे पास तुख्मे मलंगा है जो हम पानी में डाल के अक्सर पी रहे होते हैं, और बहुत ज़्यादा जो उसके बेनिफिट्स भी आजकल चल रहे हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास जो है वो सत्तू है, आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है। आप इस तरह की जो है ना वो मशरूबात पिएँ, उससे एक तो आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा, और हाइड्रेशन स्टेटस इस तरह से है कि एक इंसान को दिन में कम से कम 12 से 13 ग्लास पानी के पीने चाहिए, जो कि हम नहीं पीते। हम बड़ी मुश्किल से कोई 5-6 ग्लास ही पी लेते हैं, वो भी याद आया तो पी लिया। तो उससे ये है कि जब आपका हाइड्रेशन स्टेटस मेंटेन रहेगा, गर्मियों में अगर आप खाना नहीं भी खाते तो उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पानी ज़्यादा पिएं। और पानी पीने का ज़्यादा दिल नहीं करता आपको, पानी पीने की वजह से ऐसे कै या मतली होने लग जाती है, तो जैसे अब मैं तरबूज़ की दोबारा से एग्जांपल दूंगी कि आप तरबूज़ खाएं या खरबूजे खाएं या खीरे वगैरह खाएं, तो उनमें पानी की क्वांटिटी होती है। तो अगर आप पानी दूसरे सोर्स से नहीं ले रहे तो इस तरह खुद ब खुद आपकी बॉडी में जो है ना वो पूरा हो जाएगा। तो ये डाइट जो है ना वो बेहतर है ज़्यादातर गर्मियों में। अच्छा, ये पानी की बात हुई, मतलब मैं तो यही थ्योरी सुनता हूँ, जितने भी डॉक्टर्स हजरात वाबस्ता हैं वो कहते पानी पिए इतना। एक थ्योरी मैंने सुनी थी, वो कहते यार आप जितना ज़्यादा पानी पिएंगे आपके जो अंदर सिस्टम है उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उससे ज़्यादा जो है आपको वो चीज़ें जो है इनहेल कर रहे हैं उतनी ही फिर ज़ाहिर है पसीने की सूरत में या उस तरह वो आपके जिस्म को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उससे आपके जिस्म कमज़ोरी की तरफ जाएगा। एक ये भी थ्योरी सुनी है। और दूसरा मुझे ये भी क्लियर करें कि पानी कहते हैं खाली पेट नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, ये क्या, इसके ऊपर क्या थ्योरी है? थोड़ा सा पानी पीने के हवाले से जो है वो। पहले तो मैं ये वाली थ्योरी पे बात करती हूँ कि खाली पेट ही पानी पीना चाहिए। अच्छा, बल्कि खाली पेट जितना पानी पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। एक कुर्ली करनी होती है पहले सुबह उठ के, वो करने से पहले कहते कुछ कहते जनाब वो अंदर जो है कुछ मवाद होते हैं वो उसको
क्लियर करके फिर आपको पानी पीना चाहिए? कुछ कहते हैं जनाब निहार मुंह उठें और पहले पानी जो है वो पिएं। नहीं, निहार मुंह पहले पानी पी लेना चाहिए। उससे ये होता है कि ना एक्चुअली हमारा जो समझें कि जो मैदा है हमारा, उसके अंदर ज़्यादातर क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। तो अगर हम उठते साथ ही पहले ब्रश वगैरह करना शुरू कर देंगे तो वो एसिड जो है वो ज़्यादा होते होते ना हमें तजाबियत की तरफ जाना शुरू कर देता है। फिर हम जब नाश्ता करते हैं तो तजाबियत बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है कुछ लोगों में। तो अगर आप उठते साथ ही पानी पी लेंगे ना, तो पानी जो है ना वो अ टाइप ऑफ एक न्यूट्रलाइजर काम करता है। जब पानी एसिड के अंदर जाता है ना तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। कुरली मैदे करने को से पहले पानी पीना चाहिए जी। पहले कुल्ली पीने चाहिए? पहले पीना चाहिए, यानी निहार वू जिसको हम बोलते हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छा होता है। और गर्म पानी अगर पियेंगे, नीम गर्म पानी पियेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप पानी के अंदर 1 टीस्पून देसी घी डाल लेंगे ना, तो मैं कहती हूँ कि आपको जोड़ों का दर्द ज़िंदगी में कभी नहीं होगा। निहार मुंह? निहार मुंह। आपने गर्म पानी लेना है जितना आप अच्छा। बर्दाश्त कर सकते हैं, उसके अंदर 1 टीस्पून आप देसी घी डालें, लेकिन देसी घी भी फिर वो ओरिजिनल होना चाहिए, वो दूसरा वाला नहीं होना चाहिए। तो वो आप डालें, आप पिएं, और उसके बाद आप 20-25 मिनट के बाद आप नाश्ता कर लें। आपको ज़िंदगी में कभी जोड़ों का दर्द नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि जितनी भी डाइटरी प्रैक्टिस हैं वो ज़्यादातर हकीम के नुस्खों वगैरह से ही जो है ना वो हम एसोसिएट सही। करते हैं। तो एक आयुर्वेदा में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर आप देसी घी पीते हैं सुबह उठ के, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके लिए अच्छी होती है। और ख़ास तौर पे जो सबका क्वेश्चन होता है कि जो है ना वो पेट की चर्बी कैसे कम करें, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है ये। अच्छा, पेट की चर्बी। और को कई भी कम लोग तो ये करते हैं कहते हैं कि यार ये जो हजम करना ही बड़ा मुश्किल है, देसी घी। देसी घी तो हजम करना ही बड़ा नहीं, मुश्किल है। ओरिजिनल हो तो हो जाता है, वैसे वाला नहीं होता फिर। अच्छा। एक्चुअली देसी घी जो है वो बनता है क्योंकि दूध हमारे से। जो बड़े थे वो तो बड़ी मुशक्कत करते थे, बड़ी मेहनत करते थे इसको हजम करने के लिए। और वो क्या कहते हैं, पुराने ज़माने में वो पूरे वो खेतों के अंदर काम करते थे, तो वो ज़ाहिर है उनकी वो बदन के अंदर वो सराहियत कर चुकी है चीज़ें। तो मुझे वैसे ये हैरत हुई है सुन के कि जनाब एक बंदा नॉर्मल जैसे मेरे जैसा ऑफिस जाने वाला बंदा, वो भी जो है वो देसी घी जो है वो पिए तो एक्चुअली ना हम चीज़ें सही खा रहे होते हैं, लेकिन ना उसकी प्रैक्टिस थोड़ी गलत हो जाती है। अच्छा। अब आप ये देखें ना कि हम देसी घी कैसे खाते हैं, पराठे के ऊपर लगा के। तो जब पराठे के ऊपर देसी घी लगा के खाएंगे तो ऑब्वियसली उसको हजम करना थोड़ा मुश्किल होगा कि एक वो बलों वाला पराठा, उसके अंदर भी देसी घी, उसके ऊपर भी देसी घी, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। लेकिन 1 टीस्पून क्या कहता है, और ख़ास तौर पर गर्म पानी के साथ मैदा बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है चीज़ों को। सही। तो एक वो मतलब प्रैक्टिस डिफरेंट हो जाती है ना। तो अगर आप एक चीज़ को जिस तरह यूज़ करेंगे फिर उसका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स देखने अच्छा, मिलते हैं। एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, एक लेमैन के ज़हन में भी ये आता है कि वेट लूज जो करना होता है, तो जो लोग भूखे रह के और कुछ खाए पिए बगैर इसको कोशिश करते हैं कि भाई हम जो है भूखे रह के जो है इसको वेट लॉस कर लें, इसका फ़ायदा है या नहीं है, या इसके अगर नुकसान है तो क्या नुकसान है? अच्छा, जो लोग भूखे रह के वेट लॉस करते हैं ना, पहली बात है कि उनका तो वेट लॉस बड़ी मुश्किल से होता है। अच्छा। और अगर होता भी है ना तो वो उल्टा अपने साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं ये कहती हूँ कि एक तो भूखे भी रह रहे हैं, अपने ऊपर इतना ज़्यादा जुल्म और सितम भी कर रहे हैं, और दूसरा ये है कि उनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर वो भूखा रह रहे हैं, दोबारा खाना खाना स्टार्ट करेंगे, उनका वेट दोबारा से ही उतना हो जाएगा। तो अच्छा। एक वो बात, उन्होंने अपनी जान ही मारी है बेचारों ने भूखा रह के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी कैलोरीज, मैं हमेशा हर किसी को यही बोलती हूँ, पेशेंट्स हो या कोई आम बंदा, मैं उसको कहती हूँ कैलोरी डेफिसिट में खाएं। अगर एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मुझे 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड है दिन में काम वगैरह करने के लिए, तो अगर मैं 1500 कैलोरीज लूँगी ना, मेरा वेट खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएगा। अब 1500 कैलोरीज में मैं बर्गर खाऊँ, मैं उसमें पिज़्ज़ा खाऊँ, मैं उसमें पास्ता खाऊँ, इट्स डिपेंड अपॉन मी। लेकिन मसला ये है कि अगर डाइट कर रहे हैं तो फिर थोड़ी हेल्दी तरफ भी आ जाए, ताकि आपकी बॉडी थोड़ा डिटॉक्सिफाई हो जाए। ये कैसे कैलकुलेट होती हैं ये कैलोरीज? मुझे तो इनकी ना समझ ही नहीं आई आज तक, ये कैसे कैलकुलेट होती है और कैसे पता चलता है कि इस चीज़ में इतनी कैलोरीज हैं? और फिर एक और अजाब कि ये कंज्यूम का कैसे पता चलता है कि भाई मैंने इतनी कंज्यूम कर ली है? ये कुछ हमें छोटी मोटी आसानी के लिए साइंस समझा दें ताकि हमारे लिए आसानी हो। अच्छा, वैसे मैं अपना ये नुस्खा क्यों बताऊंगा आपको? अच्छा, मैं ना एक आसान तरीका बता देती हूँ। कैलोरीज कैलकुलेट करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपका जितना भी वेट है,
फॉर एग्जांपल आपका 60 वेट है, आप है। उसको ज़रब दे दे 25 के साथ, ठीक है। ठीक है, वो आपकी डेली रिक्वायरमेंट की कैलोरीज आ जाएंगी। ठीक तो है। हम एक आम जो है ना एवरेज लेते हैं 2000 कैलोरीज के, एक बंदे को 2000 कैलोरीज रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है। और ऑब्वियसली वो आपके वेट के ऊपर डिपेंड करता है, और मर्दों को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होती हैं औरतों से, तो एक वो भी चीज़ है। लेकिन यह है कि आप जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी टोटल कैलोरीज आ जाएंगी कि आपको दिन में कितनी चाहिए। ठीक है। अब ये है कि बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐप स्टोर पे, गूगल प्ले पे मिल जाएंगी आपको वो ऐप्स। तो वहाँ पे ना फूड लॉग इन करने के तरीके होते हैं कि आप फूड लॉग इन करें। हम उसी ऐप पे ही काम कर रहे हैं आजकल, सही। उसी तरह की ही एक ऐप बना रहे हैं हम लोग। तो एक तो जब वो आएगी मार्केट में तो उससे भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि वो हम पाकिस्तानी तरीक़ों से ही बना रहे हैं कि पाकिस्तानी लोगों को आसानी हो। ये जो ऐप्स हैं ये ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज़ की हैं, ठीक उनके है। खाने ज़्यादातर उसमें मिलते हैं। बिल्कुल तो ठीक है। उसमें ये है कि वो आपकी कैलोरीज कैलकुलेट, अगर आपने लिखा है कि मैंने एक ब्रेड खाई है, एक अंडा खाया, तो वो बता देते हैं कि ये इतनी कैलोरीज हैं इसके अंदर। तो वो आप अपनी डेली देख लें कि आप कितनी चीज़ें खा रहे हैं और अपनी कैलोरी से मल्टीप्लाई कर लें उसको, मतलब उस देख लें कि कितनी खा रहे हैं ना। तो अगर तो ज़्यादा हो रही हैं तो वेट गेन होगा, अगर कम हो रही हैं तो वेट लॉस होगा, सिंपल। ठीक हो गया। बस। अच्छा, दूसरा एक्सरसाइज करते हैं हमारे काफ़ी दोस्त, और उसमें वो प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो प्रोटीन्स का क्या फ़ायदा है, और ये क्यों लेने चाहिए भी कि नहीं लेने चाहिए? अच्छा, जहाँ तक मैस गेन की बात है कि अगर आप मसल गेन करें, जैसे कुछ लड़के वगैरह जिम जाते हैं वो गेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो प्रोटीन की भी ना बहुत सारी टाइप्स हैं। अब जैसे मार्केट में वे प्रोटीन आती है, केसीन आती है, उसके बाद आर्जिनिन आती है, बहुत सारी टाइप्स हैं डिफरेंट। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मसल गेन करना चाह रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद डिपेंड करता है कि प्रोटीन की कंपनी कौन सी है। अब बहुत सारी प्रोटीन लोकल भी बन रही होंगी, बहुत सारी इंपोर्टेड भी होंगी, तो उसमें देखना पड़ता है कि फिर स्टेरॉइड्स हैं कि नहीं। अगर तो स्टेरॉइड्स हैं उस प्रोटीन में तो आपका मैस बहुत जल्दी गेन हो जाएगा, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स आपके जिगर को भुगतने पड़ेंगे। आपका किडनीज जो हैं वो तबाह बर्बाद हो जाती हैं बहुत सारे लोगों की, जो लोग स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस वगैरह लेते हैं उनके लिवर ख़राब हो जाते हैं। तो स्टेरॉइड तो एक वैसे ही बहुत बुरी चीज़ है। और अगर आपने प्रोटीन लेनी भी है तो उसका एक सबसे अच्छा सोर्स तो ये है कि आप चिकन, मटन, बीफ के थ्रू जो है वो आप प्रोटीन ले सकते हैं, या आप अंडे खा सकते हैं, उससे प्रोटीन ले सकते हैं। तो मैं तो वैसे रिकमेंड नहीं करती कि आप किसी भी प्रोटीन पाउडर की तरफ जाएं, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए नहीं अच्छा होता। हाँ, 1-2 महीने के लिए अगर आप किसी जैसे चैम्पियनशिप्स होती हैं तो उसके लिए अक्सर लोग लेते हैं, तो वो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको रूटीन का हिस्सा ही बना लें, क्योंकि वो नहीं, फिर आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा होता। अच्छा, आपके वैसे तो आपके फील्ड से रिलेटेड है कि आपके पास बंदे को कब आना चाहिए, यानी एक डाइटिशियन के पास एक बंदे को कब जाना चाहिए, उसको कब मतलब एक होता है ना अलार्म, कब अलार्म बजना चाहिए कि भाई अब आपके पास डाइटिशियन के अलावा और कोई हल नहीं है, तो डाइटिशियन के पास कब जाना चाहिए? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ना अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई है डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की, वरना वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। और एक डाइट में ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपको कैंसर भी है ना, आपको फर्स्ट स्टेज पे है, तो अगर आप डाइटिशियन के पास चले जाते हैं ना डॉक्टर से पहले, तो वो आपको रिवर्स कर देगा उसको, क्योंकि ठीक है। जितनी अच्छी बीमारी डाइट के थ्रू हम रिवर्स कर सकते हैं ना, मेडिसिन से कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के फिर आपको पता है साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक अगर है। मेडिसिन का एक फ़ायदा ना तो उसके 4-5 नुकसान आते हैं। तो अगर आपको फील हो रहा है शुरू में ही कि जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको शुरू में ही पता चल जाता है कि अब जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत आम बात करती हूँ, प्रेगनेंसी की बात कर लेती हूँ। अगर एक बंदा है, उसको पता है कि जी अब जो है वो टाइम आ गया है, तो उससे पहले आप अगर गायनाकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं तो साथ में न्यूट्रिशनिस्ट के पास भी चले जाएं। तो उससे ये होगा कि वो आपको कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स दे देंगी, कुछ ऐसे खाने खाने को कह देंगी, जिससे जो है ना वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी मिनरल और विटामिन की डेफिशिएंसी है ना वो पूरी हो जाएगी। सही। क्योंकि जब आपकी यंग एज होती है ना, आपको नहीं पता चलता, आप कहते हैं हाँ ठीक है हो जाएगा, मैंने ये कर लिया, क्योंकि कैल्शियम हर चीज़ एब्जॉर्ब हो रही होती है। जैसे ही आपने 30 या 35 साल क्रॉस किए ना, उसके बाद जितनी भी आपने वो लोड उठाया था, एक जो है वो ऑब्वियसली आपने एक जो है वो मैं क्या बोलूँ कि एक जान को आपने जो है वो इस दुनिया में लाना है, तो उसके लिए कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है वो चाहिए होगी। तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए रिप्लेनिशमेंट भी उतनी चाहिए, जो कि औरतें अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखती। ठीक है। तो यही है कि उसके लिए फिर आप अगर डॉक्टर से पहले न्यूट्रिशनिस्ट के पास चले जाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी आपको ज़रा क्योर कर देगी।
बस ये थोड़ा टाइम लगेगा। अब पाकिस्तान में या ऑब्वियसली एक इंसान की कमज़ोरी है कि ना उसको हर चीज़ का जो है ना रिजल्ट्स वो बहुत फटाफट चाहिए होते हैं। मतलब अगर मैंने यहाँ से दवाई खाई है ना तो मेरा सर दर्द जो है वो 5 मिनट में ठीक हो बिल्कुल जाए। ऐसे ही है। तो अगर आप डाइटिशियन के पास जाते हैं तो आपको सब्र रख के आना पड़ेगा, 2 से 3 महीने लाजमी लगेंगे, लेकिन हाँ मैं ये गारंटी देती हूँ कि मेडिसिन से ज़्यादा बेहतर वो ट्रीट हो जाएगा और आपको कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं वैसे होंगे। भी कहते हैं इलाज बिलग़ज़ा जो है वो सबसे बेहतरीन इलाज है, क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट होने के बहुत कम बहुत कम चांसेस। बल्कि ना होने के बराबर चांसेस है। अच्छा, इसी से हम एक बात और ज़हन में आ रही है कि एक गैर मियारी ग़िज़ा जो है वो कैंसर की भी वजह बनती है। मतलब आपको लगता है कि पाकिस्तानी जो आजकल खाने हैं या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये कैंसर्स के जो मसाइल हैं वो ज़्यादा आने शुरू हुए ख़वातीन के अंदर ख़ास तौर पर? एक्चुअली जो पाकिस्तानी वो है ना खाने, उसमें ना मैं अब क्या, 2 नंबरी बहुत ज़्यादा करते हैं ये लोग। मतलब अगर आपने कोई चीज़ बनानी है ना तो उसके अंदर हर चीज़ में लो क्वालिटी चीज़ें यूज़ करना या ट्रांस फैट्स यूज़ करना या फिर कोई भी ऐसी आम चीज़ जो है वो बना देना जो कि इंसान के लिए उनको पता है कि ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन ऑब्वियसली फिर हर बंदा जो है वो पैसे के पीछे जाता है। तो एक ये भी चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो मैं ये कहती हूँ कि जो आपका फ्राइड फूड है, ख़ास तौर पे जो छोटी दुकानों से मिलता है, आपको नहीं पता कि वो कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी दफ़ा उसमें जो है वो फ्राई हुआ है। बिल्कुल है। अक्सर रमज़ान और में क्या क्या फ्राई हुआ है। जी अक्सर आपने रमज़ान में देखा होगा वो जब समोसे निकाल रहे होते हैं तो वो तेल जो है वो ब्लैक हुआ होता है, उसका कलर पता ही नहीं चल रहा होता कि वो क्या है। हालांकि ऑयल जो है आपका वो एक येलो कलर का होना चाहिए ताकि वो पता चले कि भाई हाँ जो है ना वो ऑयल है, वो पता नहीं लग रहा होता कि जैसे टार में ही उसको ना फ्राई कर रहे हैं। तो एक ये भी चीज़ है, उसकी वजह से अब ऑयल की एक नेचुरल खसूसियत ये है कि उसको जितना ज़्यादा फ्राई करेंगे वो उतना ज़्यादा मॉडिफाई होगा, ठीक और है। मॉडिफाई होने के साथ साथ वो एक ऐसे कैंसरस कंपाउंड में चेंज हो जाता है कि जब वो बॉडी के अंदर जाता है तो वो सेल्स को भी म्यूटेट कर देता है और उससे सही है। कैंसर बनता है। बिल्कुल सही है। तो सिर्फ फ्राइड फूड हम इसीलिए नहीं मना करते कि जी वो आपको मोटापे की तरफ लेके जाता है, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो पता नहीं है कि कहाँ से जो है ना वो उसकी स्टार्ट हुई है, ऑयल कहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कितना पुराना है, कितनी दफ़ा यूज़ हो गया है। तो वो इसीलिए वैसे भी उसमें कई तरह की मखलूक़ात जो हैं वो फ्राई हो रही होती है। ऑटोमेटिकली फ्राई हो जाती हैं, जिससे वो टेस्ट डेवलप होता है असल में। जी बिल्कुल। टेस्ट वो कहते हैं ऐसे नहीं बनते, ये टेस्ट बनाने के लिए जो है कुछ चीज़ें खुदा पे भी छोड़नी पड़ती हैं और कुछ जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ। और एक ये भी चीज़ है कि अगर आप वो जैसे फॉर एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे समोसे और रोल वगैरह होते हैं, तो आप अगर उनसे कच्चे ला के घर पे फ्राई करेंगे ना आपको वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो उनके ऑयल का टेस्ट होता वाह है। वाह वाह। हमने देखा है वो नाले के इर्द गिर्द जो लोग बैठे वो कुछ जी चीज़ें जी बड़ी, फ्राई कर रहे होते उनके हैं। वो दही भल्ले और वो जो क्या बात है, जो उनका टेस्ट ही अलग होता है। बिल्कुल ऐसा ही ये है। शायद इसी खास वजह से है कि वो खास जायके वैसे बनते बिल्कुल हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मुझे बताइए ये पीसीओएस क्या चीज़ है और इसका क्या जो है, हमें कुछ समझाएं इसके बारे में। अच्छा, पीसीओएस जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है क्योंकि हमारे जो मार्केट में स्टेरॉइड्स की चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हमारे पास बॉयलर है उसमें स्टेरॉइड्स यूज़ हो रहे हैं। मुर्गियों को जहाँ पे टाइम लगता है 21 दिन लगते हैं उनको बड़ा होने में, वो 10 दिन में 11 दिन में जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है उनका साइकिल। उसके अलावा दूध के लिए जो है वो स्टेरॉइड्स लगा रहे हैं हम भैंसों के अंदर। तो उसकी वजह से ना स्टेरॉइड्स की वजह से वुमेन के हार्मोन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। उनके अच्छा। हार्मोन्स ना बहुत ज़्यादा तबाही की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसके सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ, ये है कि अगर किसी लड़की का वेट गेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर उसके फेस के ऊपर मर्दों जैसे बाल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा थिक हेयर्स आ रहे हैं, और इसके अलावा उनका जो मंथली साइकिल होता है वो डिस्टर्ब है, 1 महीना 2 महीना जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ना ये पीसीओएस के हो सकते हैं। अब पीसीओएस में होता क्या है कि जो हमारी ओवरीज होती हैं ना उसके अंदर ना छोटी छोटी पानी की थैलियाँ बन जाती हैं, उससे सिस्ट जिसको सिस्ट बोलते हैं। तो इसीलिए एंडोमेट्रियोसिस भी होती हैं वो। बिल्कुल, इसीलिए बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि सिस्ट जो है ना, पोली का मतलब है बहुत सारी, तो वो एक नहीं एक से बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो उसका पता चलता है अल्ट्रासाउंड से, कुछ FSH LH के टेस्ट होते हैं उससे पता चलता है कि जी PCOS है। और उसके अंदर ये भी होता है कि आपको वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आपके जो मेल हार्मोन है जिसको एंड्रोजन बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है।
तो ये सारी चीज़ें हैं। उससे फिर ये होता है कि पहले तो नहीं पता चलता, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है तो कंसीव करने में बहुत ज़्यादा मसले आते हैं, आगे जो है वो इनफर्टिलिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज हो जाते हैं। और तो ये सारी इवन चीज़ें ये हैं। भी है कि वो उससे वो जब ग्रो अप होती हैं तो फिर वो आसानी से हाथ में भी नहीं आती, पेन भी बहुत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। ख़ास तौर पे ऐसा होता है कि जब आपको साइकिल मंथली आ रहा होता है तो वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि आपसे ना उठा जाता है ना बैठा जाता है, और फिर उसके लिए आपको दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। उसके बाद दवाइयों के फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि आपका हार्मोन्स और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो तो ये सारी इसका चीज़ें हैं। हल डाइट के थ्रू है? इसका हल डाइट के थ्रू ही है। अच्छा, इसका हल डाइट के डाइट के थ्रू। थ्रू ही है। एक्चुअली होता ये है कि अक्सर लोग जो है ना वो जाते हैं गायनाकोलॉजिस्ट के पास। अब गायनाकोलॉजिस्ट ऑब्वियसली उनको पता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मेडिसिन से ये होता है कि मेडिसिन से हम एक चीज़ को ट्रिगर करवा सकते हैं, लेकिन हॉर्मोन्स को हम मेडिसिन के थ्रू बेहतर नहीं कर सकते। ठीक है, हॉर्मोन्स को आपने बेहतर करना है अपनी डाइट के थ्रू। सही अब है। डाइट में इस तरह से बता नहीं सकती कि क्या है, क्योंकि हर फीमेल की बॉडी डिफरेंट है। ठीक किसी है। की बॉडी टाइप जो है वो पेयर शेप्ड है, किसी की बॉडी एप्पल शेप्ड है, किसी के हार्मोन्स का कोई इशू है। अब एक हार्मोन का नहीं इशू होता, हो सकता है किसी का FSH इंक्रीज हो, किसी का LH इंक्रीज हो। ठीक है। तो वो हर बंदे को देख के, उसका वेट, हाइट, एज, हर चीज़ देख के उसका डाइट प्लान बनता है। लेकिन ये है कि इसमें अगर हमारा वेट लॉस हो जाए, थोड़े से हार्मोन्स के ऊपर हम डाइट के थ्रू कंट्रोल कर लें, तो PCOS जो है ना वो रिवर्स हो जाता है। ठीक है। लेकिन उसमें ये है कि फिर मैं यही कहूँगी कि डाइट के थ्रू करना है तो 2 से 3 महीने लगते हैं उसमें। डाइटिशियन गायनाकोलॉजिस्ट के पास अगर आप जाते हैं तो वो एक दवाई आपको लिख देंगे, साथ में कोई साशे वगैरह पीने के लिए दे देंगे। तो वो 1 महीना 2 महीना जब तक आप दवाई खाएंगे तब तक आप ठीक रहेंगे। जब आप दवाई छोड़ेंगे वो दोबारा से आपका हो जाएगा स्टार्ट। नहीं, कई दफ़ा तो नौबत जो है उसको ऑपरेट तक भी चली जाती है ना। ऑपरेट तक भी बिल्कुल ऐसा ऑपरेट ही के है। बगैर भी वो फिर रिमूव ही नहीं हो पाते ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादातर ऑपरेट की कंडीशन तब आती है जब वो जो सिस्ट है वो कैंसर में तब्दील होना शुरू हो जाती है। उससे फिर ये होता है कि आपको यूट्राइन कैंसर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। फिर औरतों को जो है ना वो अपना यूट्रस निकलवाना पड़ता है, और वो फिर आगे बहुत ज़्यादा मसले जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर इसको हम पहली स्टेज पे ही पकड़ लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। फिर यही मैंने कहा था कि अगर हम डाइट से ट्रीट करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, तो उसके साइड बिल्कुल इफ़ेक्ट्स ठीक नहीं बोल रहे होंगे। हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई और हमें वक्त दिया। और यकीनन आपकी जो मालूमात जो है, इंफॉर्मेशन है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। और इंशाल्लाह जो हमारे दोस्त देख रहे हैं उनको भी इनसे बहुत इस्तेफादा होगा। थैंक यू। तो अब ग्रामी, इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और हर मुश्किल और हर आफत से अपनी पनाह में रखे। वस्सलाम।